I am saying this on record. You don't need a vaginal wash or a spray or a deodorant. They benefit a company more than you. जब लोग मेरे पास आते हैं कि नहीं मैम मेरे को मिड साइकिल में ज़्यादा हो गया, तो मैं बोलती हूँ भाई ये नॉर्मल है. सो क्लियर वाटरी डिस्चार्ज, दैट्स नॉर्मल. लेकिन अगर येलो वजाइनल डिस्चार्ज है या ग्रीनिश वजाइनल डिस्चार्ज है या फ्रॉदी डिस्चार्ज है, फ्रॉदी मतलब थोड़ी सी झाग सी आ रही है, इट इज़ अ साइन ऑफ इन्फेक्शन. बिल्कुल दही जैसा कर्डल इन्फेक्शन है एंड उसके साथ थोड़ी सी एसिडिक रैंसिड सी स्मेल है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग है. इट्स अ साइन ऑफ फंगल इन्फेक्शन. मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट सीरियस इज अगर ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है. ओके. अगर ब्लड आ रहा है आपके डिस्चार्ज में, इट इज़ अ साइन ऑफ समथिंग. बार बार सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप हर बार बाथरूम में गए आपने हर बार धो लिया. नॉट रिक्वायर्ड. यूरिन का पैसेज है वो बिल्कुल अलग है, वजाइना का पैसेज जो वो बिल्कुल अलग है. आपके यूरिन पास करने से टैम्पॉन या आपका मेंस्ट्रुअल कप डिस्प्लेस कुड बी साइन ऑफ इन्फेक्शंस. कोई पॉलिप हो सकते हैं, कोई अंदर कोई गांठ हो सकती है, कोई सिवियर इन्फेक्शन हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकती है, सर्विकल कैंसर, वजाइनल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर. सो ब्लड स्टेन डिस्चार्ज को कभी भी इग्नोर नहीं करना. जब आप हेयर हटाते हो आप क्लीन नहीं करते हो, यू आर मेकिंग इट मोर प्रोन टू इन्फेक्शन. बिकॉज जो वहाँ पे बाल हैं वो भगवान ने इसलिए बनाए हैं सो दैट द इन्फेक्शन डजंट गो इनटू द वजाइना. सही है, लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास आने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा डरते हैं. वंस अगेन ये बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है. पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से यूटीआई नहीं होता. अगर मान लो कोई इतना ही गंदा टॉयलेट है तो आप नेचुरली जाओगे ही नहीं वहाँ पे. विमेन वजाइनल और इंटीमेट हेल्थ, इसके बारे में आज भी बहुत सी लड़कियां बात करना पसंद नहीं करती. अक्सर आपने कई घरों में देखा होगा कि जो लेडीज़ होती हैं या आपके घर की जो महिलाएं होती हैं अपनी अंडरवियर को कपड़ों के नीचे छुपा करके रखती हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे दाग लगे होते हैं जो वो किसी और को नहीं दिखाना चाहती. कभी नोटिस किया है आपने? और इसके बारे में वो बात भी नहीं करती. तो इन्हीं सब टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा में एक ऐसी एक्सपर्ट जुड़ी हैं जो इस टॉपिक पर बात करने के लिए सबसे बेस्ट है. उन्हें गायनेकोलॉजी की फील्ड में 33 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है. हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजलि कुमार, जो कि सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन है, साथ ही फाउंडर ऑफ मैत्री. तो डॉक्टर, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you very much for inviting me and I'm very very happy to be बिल्कुल. here. मैम, आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ी तो हम इस इंटरव्यू के ज़रिए आपसे जितनी सारी चीज़ें हैं वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और लेडीज़ के मन में, इवन उनके पार्टनर्स के मन में या फैमिली मेम्बर्स के मन में भी जो भी सवाल होते हैं वजाइनल या इंटीमेट हेल्थ से जुड़ी, उन सभी के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल, मैं अपना पूरा बेस्ट करूंगी कि ये सारे मिथ्स हम अच्छे से बस्ट कर सकें. एग्जैक्टली. तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. पहला सवाल डॉक्टर मेरा आपसे यही होगा, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि लड़कियां गायनेक के पास आने से बड़ा हिचकिचाती हैं? उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं वैसे क्या सवाल पूछ लेंगे जिसका हम जवाब ही नहीं दे पाएंगे. तो ये बिल्कुल सही है. लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास आने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा डरते हैं. बट एक गायनेकोलॉजिस्ट विजिट एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो हमें इस चीज़ की वेट नहीं करनी है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए और फिर हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं. हम लोग तो रूटीनली लोगों को बोलते हैं कि आपको रूटीनली 1 साल में एक बार एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर आना चाहिए. एग्जैक्टली. आपने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं इससे रिलेटेड. आप लोगों को एजुकेट भी करती हैं कि कैसे इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करें, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं. तो जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज़ आपके पास क्या लेकर के आती हैं? सो प्रॉब्लम्स तो गायनेकोलॉजी में बहुत सारी होती हैं, बट बहुत सारा जो बहुत कॉमन है प्रॉब्लम वो है वजाइनल इन्फेक्शंस. सो वजाइनल इन्फेक्शंस, एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइनल स्मेल, पीरियड प्रॉब्लम्स. तो ये ज़्यादातर लोग जो है हमारे पास, एंड ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी एंड बाकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी और प्रॉब्लम्स हैं. तो
ये सब लोग, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए लोग मेरे पास आते हैं। तो आपने डॉक्टर यहाँ पे वजाइनल डिस्चार्ज की बात की, तो इस सेशन की शुरुआत इसी से करते हैं। वजाइनल डिस्चार्ज ऐसी प्रॉब्लम है ना जिसके बारे में लेडीज कम बात करना पसंद करती है, और अगर वो सफ़र भी करती है ना तो ज़्यादा किसी को बताती नहीं है। तो आप बताइए वजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है? तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि वजाइनल डिस्चार्ज होता क्यों है, नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है। सो वजाइनल डिस्चार्ज हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिससे वो हमारी बॉडी की जितनी भी सिक्रीशंस, वजाइनल सिक्रीशंस हैं, डेड सेल्स हैं, उनको निकाल के वहाँ पे उस पूरे एरिया को क्लीन रखता है। सो वजाइनल डिस्चार्ज होना नॉर्मल है। हैविंग सेड दैट, वेजाइनल डिस्चार्ज भी हमारे पीरियड के साइकिल से वेरी करता है। जैसे इमीडिएटली पोस्ट पीरियड जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ही थोड़ा सा होता है। जस्ट बिफोर ओवुलेशन यानी कि मिड साइकिल से थोड़ा सा पहले वो डिस्चार्ज थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, पतला होना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग ओवुलेशन वो इतना पतला हो जाता है कि दैट यू कैन एक्चुअली होल्ड द डिस्चार्ज इन योर फिंगर एंड आप उसको ऐसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं। इसको हम मेडिकली स्पिन बारकीट फिनोमेना बोलते हैं। तो ये इसलिए होता है ताकि स्पर्म्स हमारे डिस्चार्ज के थ्रू फटाफट अंदर ट्रैवल कर सकें, और ये ओवुलेशन के टाइम ये प्रेगनेंसी के चांसेस को बेटर करता है। सो ये हमारी बॉडी का एक इनहेरेंट मैकेनिज्म है सो दैट कि प्रेगनेंसी जल्दी हो जाए। फिर पोस्ट ओवुलेशन फिर से डिस्चार्ज धीरे धीरे थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाता है, एंड जस्ट बिफोर पीरियड वो थोड़ा सा फिर से ज़्यादा हो जाता है। सो ये एक नॉर्मल है। जब लोग मेरे पास आते हैं कि नहीं मैम मेरे को मिड साइकिल में ज़्यादा हो रहा है, तो मैं बोलती हूँ भाई ये नॉर्मल है। सो क्लियर वाटरी डिस्चार्ज, दैट्स नॉर्मल। लेकिन अगर इन सब डिस्चार्जेस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मान लो कि किसी का डिस्चार्ज जो है फाउल स्मेली है, या रेड, ग्रीन, येलो कलर का है, या फ्रॉदी है ना, दीज थिंग्स कुड मीन कि कहीं कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो अगर क्लियर वजाइनल डिस्चार्ज है जो कि पीरियड के अनुसार कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, उसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई कलर नहीं है, तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल वजाइनल हेल्थ की निशानी है। डॉक्टर आपने यहाँ पर वजाइनल डिस्चार्ज के कलर की बात की। कलर कौन कौन से होते हैं और क्या रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग कलर वजाइनल डिस्चार्ज के? ओके, तो जैसे मैंने बताया एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज जो है एब्सोल्युटली क्लियर, वाटरी, समटाइम्स थिन, समटाइम्स थिक, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर येलो वजाइनल डिस्चार्ज है, या ग्रीनिश वजाइनल डिस्चार्ज है, या फ्रॉदी डिस्चार्ज है, फ्रॉदी मतलब थोड़ी सी झाग सी आ रही है, इट इज़ अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। यूजुअली इस इन्फेक्शन को हम ट्राइकोमोनियासिस बोलते हैं, या निजेरिया बोलते हैं, या गोनोकॉकल इन्फेक्शन बोलते हैं। सो ये थोड़ा टेक्निकल, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर किसी को येलो, ग्रीन डिस्चार्ज हो रहा है तो इट्स अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। अगर डिस्चार्ज कर्डी वाइट है, कर्डी वाइट मतलब बिल्कुल दही जैसा कर्डल इन्फेक्शन है, एंड उसके साथ थोड़ी सी एसिडिक रैंसिड सी स्मेल है, एंड उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग है, इट्स अ साइन ऑफ फंगल इन्फेक्शन जिसको हम वेजाइनल थ्रश भी बोलते हैं। एंड अगर कोई ग्रे कलर का डिस्चार्ज है, विच इज़ एसोसिएटेड विद सम फिशी स्मेल, तो वो एक प्रकार के इन्फेक्शन की निशानी है जिसको हम बैक्टीरियल वैजिनोसिस बोलते हैं। कॉमनली अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो उसको बीवी बोलते हैं। बीवी बैक्टीरियल वैजिनोसिस। वंस अगेन ये सारे इन्फेक्शंस जो हैं बहुत आसानी से ट्रीट हो सकते हैं। तो अगर आपको इन प्रकार के डिस्चार्ज से आप परेशान हैं तो प्लीज़ घर पे मत बैठिए, डॉक्टर के पास जाइए। ये इन्फेक्शन सारे ही बहुत आसान हैं ट्रीट करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट सीरियस इज़ अगर ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है। अगर ब्लड आ रहा है आपके डिस्चार्ज में, इट इज़ अ साइन ऑफ समथिंग सीरियस। और अगर पीरियड्स के बाद ब्लड आ रहा है तो आफ्टर पीरियड्स के बाद अगर छोटा मोटा स्पॉटिंग हो रहा है, दैट इज पोस्ट मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, उसका नहीं। लेकिन अगर आपकी ब्लीडिंग बिल्कुल रुक गई है उसके बाद और बिफोर द नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट्स, बीच में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो रहा है, या पोस्ट इंटरकोर्स ब्लीडिंग हो रही है, या थोड़ी सी एल्डर एज में ब्लीडिंग हो रही है, प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज में, it could be as serious that it could be sign of some malignancy. So blood in the discharge should never be ignored. आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपने जैसे कहा ना सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग, तो कई बार क्या होता है कि आफ्टर पीरियड्स जैसे खत्म होने वाला है, लेट्स सपोज अगर 5 दिन का साइकिल है तो 5th डे अगर किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो अगर 6th डे थोड़ी सी स्पॉटिंग हो या ब्लीडिंग हो तो इज इट नॉर्मल? ये तो देखिए आपको खुद पता लगेगा कि अभी तो मेरी पोस्ट मेंस्ट्रुअल
स्पॉटिंग चल रही है, अगर उस समय कोई हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है उसके बाद स्पॉटिंग हुई है तो यू नो इट इज दैट ओनली। लेकिन एक बार आपकी ब्लीडिंग बंद हो गई, उसके बाद एंड बिफोर द नेक्स्ट पीरियड बिगिंस, उस बीच में अगर आपको किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होती है या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होता है, इट कुड बी साइन ऑफ इन्फेक्शंस, कोई पॉलिप हो सकते हैं, कोई अंदर कोई गांठ हो सकती है, कोई सिवियर इन्फेक्शन हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकती है, सर्विकल कैंसर, वजाइनल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर। सो ब्लड स्टेन डिस्चार्ज को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। तो दिस कैन बी सीरियस, तो अगर ऐसा हो तो आप तुरंत अपने गायना के पास जाएं। गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना। लेकिन जो बाकी कलर्स हैं वो थोड़े से ट्रीटेबल हैं अगर टाइम से जाएं तो? कंप्लीटली ट्रीटेबल है, पूरी तरह से सो जो वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं उसके बारे में भी आपको कुछ बताते हैं कि कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं जिसको हम STDs बोलते हैं या STIs बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। वाइल कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं दे अराइज बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स, नहीं, इम्बैलेंस ऑफ pH इन द वजाइना। ओके। सो जैसे वजाइनल थ्रश है या वजाइनल फंगल इन्फेक्शन जो है, इट इज़ नॉट एन STD जैसे लोग कॉमनली सोचते हैं कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, बट इट इज़ नॉट। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ वजाइनल pH एंड बिकॉज ऑफ जो वजाइनल हमारा माइक्रोबायोम है, मतलब वहाँ पे जो भी एक बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे जब उसमें इम्बैलेंस हो जाता है तो वहाँ पे बैड बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं या फंगस ग्रो कर जाता है, इसको हम वजाइनल थ्रश बोलते हैं। तो दिस इज़ नॉट STD। वाइल इवन जो BV है, बैक्टीरियल वैजिनोसिस, वो भी इट हैपन्स बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ द pH। लेकिन ग्रीन, येलो, these kind of discharges for the discharges जैसे मैंने बताया Neisseria, gonorrhea, trichomonas, these are STIs। कुछ STIs सीरियस भी होते हैं। सीरियस मतलब HPV हो गया, किसी को herpes हो गया, hepatitis हो गया। In fact, these are the STIs which are, very sorry to say, non-treatable or they continue with the woman throughout the life। ओके, तो ये थोड़ा सीरियस हो सकता है। ये थोड़ा सीरियस हो सकता है। ओके, तो इससे बचने के लिए वजाइनल डिस्चार्ज से हम क्या करें? सो वजाइनल डिस्चार्ज से बचने के लिए ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन होगा कि वजाइनल इन्फेक्शन से बचने के लिए हम क्या करें, क्योंकि वजाइनल डिस्चार्ज तो ज़्यादातर हद में नॉर्मल ही होता है। मतलब जो कलर चेंज हो जाता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा, आई थिंक इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी वजाइनल हाइजीन अच्छे से रखें। सो यहाँ पे भी आई विल वांट टू से कि एक आम तौर पे एक लड़की को ये नहीं पता होता है कि वल्वा और वजाइना में क्या फ़र्क होता है। सो वल्वा इज़ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो हमें बाहर से दिख रहा है, वाइल वजाइना इज़ अ कैनाल विच इज़ हिडन डीप इनसाइड। आप उसको देख भी नहीं सकते हो कि वजाइना कहाँ है। एंड वजाइना जो है इट्स अ सेल्फ क्लीनिंग organ. You don't need to wash it, you don't need to douche it, you don't need to steam it. ये इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि आपको डूश भी करना है, आपको उसमें वजाइनल स्प्रे लगाना है, ड्यूड करता है। I am saying this on record. You don't need a vaginal wash or a spray or a deodorant. They benefit a company more than you. आपकी so बात सुनकर कंपनी वाले कुछ नहीं होंगे। मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं हम वो नहीं कह रहे कंपनी का नाम, नहीं, बट जो प्रमोट करते हैं कि यू शुड यूज इंटीमेट वॉश, साबुन या फिर अपने pH बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो pH बैलेंस अंदर है, वजाइना के अंदर, वल्वा में नहीं है। आप अगर वजाइनल वॉश जो भी है आप बाहर से उसको वॉश करें, यू इट्स बेटर दैट यू वॉश इट प्रॉपर्ली विद सिंपल माइल्ड सोप। ओके, एंड यूजिंग अ सोप इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप जो नॉर्मल बॉडी वॉश यूज़ करते हैं, जो भी आप जिस साबुन से आप खुद नहाती हैं, आप उस सोप से वजाइना को क्लीन कर सकते हैं। इनफैक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप नहाती हैं जस्ट ओपन द लेबिया एंड वॉश दैट एरिया नाइसली विद सोप एंड वाटर, एनी माइल्ड सोप जो आपको सूट करता हो। कोई फैंसी सोप लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई फैंसी आपको क्रीम, मॉइस्चराइजर, स्प्रे कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप दैट एरिया ड्राई एंड क्लीन। इनफैक्ट एक्सेसिव क्लीनिंग एक्चुअली कैन कॉज अ प्रॉब्लम बिकॉज वो आपके जो वहाँ पे हेल्दी बैक्टीरिया है उसको स्ट्रिप ऑफ कर देता है। बहुत कॉमनली लोग मुझसे पूछते हैं क्या मैम मैं अपना अंडरवेयर डेटॉल में धोऊं? मैं बोलती हूँ भाई बिल्कुल नहीं धो, आप बस उसको साफ कर लो,
बाय यूजिंग एनी नॉर्मल, जैसे आप बाकी अपने कपड़े धोते हैं, बिल्कुल अच्छे से आप वॉश करें. मेक श्योर कि आप अपना ड्राई अंडरगारमेंट्स पहने, कॉटन अंडरगारमेंट्स पहने. स्पेशली हमारा जैसे दिल्ली जैसे हम शहर में हैं, तो Pollution. यहाँ पे जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है. मॉनसून में भी बहुत ज़्यादा स्वेटी हो Sweating हो जाता जाता है. स्पेशली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग जिम ज़्यादा करते हैं. टाइट आप आपने टाइट्स पहन रखे हैं, आपने कुछ नाइस नायलॉन अंडरवेयर पहन रखा है, तो प्लीज़ दे आर नॉट गुड फॉर योर जेनाइटल हेल्थ, राइट. सो आप कॉटन अंडरगारमेंट्स पहने. मेक श्योर दैट यू कीप दैट एरिया ड्राई एंड क्लीन. आपको बार बार सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप हर बार बाथरूम में गए, आपने हर बार धो लिया. नॉट रिक्वायर्ड. एट द मोस्ट अगर आपको लगता है कि आपको यू वांट टू जस्ट पैट इट ड्राई, दैट्स ओके, लेकिन बार बार उसको पानी से धोने की भी ज़रूरत नहीं है. सो एज लॉन्ग एज आपकी वजाइना इज नॉट स्मेलिंग बैड एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ दीज थिंग्स. जब आप नहाती हैं, एक और चीज़ है, आपको हमेशा फ्रंट टू बैक वॉश करना चाहिए. बैक टू फ्रंट नहीं करना चाहिए. व्हेन यू गो फॉर योर पूप, उसके बाद जब आप आपको वॉश करते हैं तो पीछे से आगे वॉश नहीं करना है, आगे से पीछे कर सकते हैं. बिकॉज थ्योरेटिकली एक रिस्क होती है कि जो एनल साइड में जो बैक्टीरिया है दे कैन कम टू द वजाइना. सो इतनी ही चीज़ चाहिए. वजाइनल हेल्थ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, या जेनाइटल हेल्थ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हमने उसको कॉम्प्लिकेट करके इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया उसके ऊपर. सो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. आपको बस मतलब जैसा आपने कहा कि वजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, वी कैन से इट एज अ क्वीन. यस, इट एंड इज. ऑफ कोर्स एक गुड सेक्सुअल हाइजीन होना चाहिए. बाय दैट आई मीन टू से, नंबर वन, this might be, I don't know the right thing to say or not, monogamous relationships are definitely better. Multiple sexual partners are not a great idea to do. If you अगर इस तरह की कोई बात है, और हमेशा ही it is very important कि आप barrier contraception use करें. आप मेल condoms बहुत easily available हैं आजकल, तो female condoms भी आजकल available हो गए हैं. come to that so, also. हाँ. ये आपके हाथ में है कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें. एनल सेक्स इज़ डेफिनेटली समथिंग विच कैन कॉज मोर इन्फेक्शंस. यूजिंग सेक्स टॉयज, शेयरिंग सेक्स टॉयज, फिंगरिंग विदाउट वॉशिंग योर हैंड्स, ऑल दीज थिंग्स कैन लीड टू cause infections. ओके, तो अवॉइड दीज थिंग्स अगर हम अपनी वजाइना को साफ सुथरा और इन्फेक्शन फ्री रखना चाहते हैं तो छोटे छोटे टिप्स हैं जैसे कि डॉक्टर ने आपको बताया. अगर आप वो फॉलो करेंगी तो आपकी वजाइना वैसे ही सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है और ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है. बस नॉर्मल सी चीज़ें हमें करनी है तो ये सही और रहेगा. अगर आपको कुछ भी लगता है कि मान लो अगर आपको कोई भी डिस्चार्ज लग रहा है, पेन लग रहा है, स्वेलिंग लग रहा है, कोई फीवर आ रहा है, यूरिन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो तुरंत ही आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं. अनट्रीटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं उसके बहुत ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शंस हो सकते हैं. ऊपर ट्यूबल ब्लॉक्स हो जाते हैं, पेन हो जाता है, पेल्विक पूरे पेट में इन्फेक्शन फैल सकता है. तो दैट कैन बी सीरियस. हाँ, सो इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उसको तुरंत ही ट्रीट करें. लाइक आई सेड, मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस जो होते हैं वो बहुत ही इजीली ट्रीटेबल होते हैं, तो डॉक्टर के पास तुरंत जाएं अगर इस तरह की प्रॉब्लम दिख रही है तो. डॉक्टर, आपने यहाँ पर जैसे कि फीमेल कॉन्डम्स के बारे में बात की, इसके बारे में भी लोग बहुत कम जानते हैं. मेल कॉन्डम्स तो यूजुअली करते ही हैं लोग यूज़, फीमेल कॉन्डम्स जानते भी कम है, यूज़ भी आई गेस बहुत कम होता है. हाँ. मेल कॉन्डम्स के रेशियो में तो डेफिनेटली नाउ आजकल फीमेल कॉन्डम अवेलेबल है, विच इज़ वेरी गुड, विच मीन्स दैट no longer a woman is dependent upon the male partner for the protection. So अगर आपको लगता है कि आपका मेल पार्टनर कॉन्डोम नहीं यूज़ कर रहा है या नहीं करना चाहता या उन्हें कोई प्रॉब्लम है, तो आपके लिए फीमेल कॉन्डोम नाम की चीज़ अवेलेबल है. So it's like a pouch which is to be inserted inside the vagina. एंड आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे उसके ऊपर वीडियोस हैं. हम लोग ने मैत्री पे भी एक वीडियो किया है जिसके अंदर पूरा हम लोग ने डिटेल में दिखाया है कि इट्स वेरी इजी टू इंसर्ट इट, एंड इट हैज़ टू बी इंसर्टेड बिफोर द इंटरकोर्स, एंड मेक श्योर कि जो पेनिट्रेशन है उसी पाउच के अंदर होना चाहिए, आसपास नहीं होना चाहिए. सो देयर आर सम वेज कि उसको हम कैसे यूज़ करें, एंड वो बिल्कुल वैसा ही इफ़ेक्टिव होता है जैसे कि मेल कॉन्डोम होता है. तो
आप सबसे ये आई गुजारिश। रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप ज़रूर फीमेल कॉन्डम के बारे में सर्च करें, हमारा वीडियो देखें या कहीं भी देखें, एटलीस्ट अपने आप को एजुकेट करें कि अगर आपका मेल पार्टनर नहीं यूज़ कर रहा है तो आपके पास ऑप्शन है। राइट। तो आई थिंक इसके बारे में जो लोग नहीं जानते होंगे तो उन्हें जानना चाहिए, एंड बिल्कुल। इफ दे वांट टू यूज दे कैन यूज आल्सो। डेफिनेटली। आफ्टर इंटरकोर्स के बाद कुछ केयर हमें करनी होती है अपनी, उसके बारे में बात करते हैं डॉक्टर। जैसे आफ्टर इंटरकोर्स कहा जाता है कि आपको यूरिन पास करना ज़रूरी होता है, तो ये सही है या नहीं? So, okay. हाँ। So post intercourse, or I would say even pre intercourse, क्या होना चाहिए? So just make that area dry and clean. Because अगर वो पहले से ही dirty है तो फिर infection होने का होगा, chance ज़्यादा बढ़ होगा. So make sure कि वो area dry and clean है. Make sure कि आपके जो partner हैं उन्हें कोई infection नहीं है. Make sure कि आपने condom use किया है. Make sure कि that you follow safe sexual practices. ये सबसे ज़्यादा important है. Rather than just focusing on कि post intercourse urine pass किया कि नहीं किया. Of course, post intercourse अगर आप urine pass कर लेते हैं तो उससे हमारा UTI का chances थोड़ा सा कम हो जाता है. So UTI के बारे में भी बात कर सकते हैं कि UTI क्या होता है. UTI का मतलब होता है urinary tract infection. Urinary tract infections women में ज़्यादा common होते हैं as compared to men. And क्यों होते हैं? Because women have a small urethra. Urethra क्या होती है? It is a pipe which leads the urine from the bladder to outside. तो in women वो बहुत ही छोटी होती है. Okay. While in men it's a very long urethra. So जब भी sexual intercourse होता है तो because of friction in that area वहाँ पे फ्रिक्शन हो जाता है, छोटा छोटा माइक्रो ट्रॉमा हो जाता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया बहुत आसानी से यूरेथ्रा और ब्लैडर में पहुंच जाते हैं इन विमेन एज कम्पेयर टू मैन, क्योंकि उन्हें इतना लंबा रास्ता ट्रैवल करना पड़ता है. तो विमेन में यूरेथ्रा यूटीआई के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो अगर आप तुरंत ही अपना यूरिन पास कर लेते हो तो जो बैक्टीरिया है थ्योरेटिकली वो उस पैसेज से निकल जाएंगे. बट वंस अगेन इट इज़ नॉट दैट इजी कि बस आपने यूरिन पास कर लिया. इट इज़ द इंटायर थिंग कि आपने पूरी अपनी हाइजीन रखी, जैसे मैंने बाकी चीज़ें भी बताई, उन सब का आप ध्यान रखें. सो यूटीआई को आप उससे प्रिवेंट कर सकते हैं. तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद वजाइना को क्लीन करना भी ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. आपको अंदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. कहीं कुछ आप एक्सटर्नली वल्वा को क्लीन कर सकते हो. वजाइना को कभी नहीं क्लीन करना होता है, कभी भी नहीं. अगेन रिपीटिंग, आपको कोई douche नहीं करना है, कोई धुलाई नहीं करनी है, कोई स्टीम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है. जस्ट वॉश दैट एक्सटर्नल एरिया विद सिंपल सोप एंड वाटर जो आपकी बॉडी को सूट करता हो, बस. आपने डॉक्टर यूटीआई की बात की तो कुछ चीज़ें आपने बताई. एक सबसे कॉमन सवाल सभी का रहता है कि क्या पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से यूटीआई होता है? वंस अगेन ये बहुत बड़ा मिथ है. ये बहुत बड़ा मिथ है. पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से यूटीआई नहीं होता. अगर मान लो कोई इतना ही गंदा टॉयलेट है तो आप नेचुरली जाओगे ही नहीं वहाँ पे, है ना. अगर जो टॉयलेट ठीक ठाक साफ दिख रहा है तो आप ये सोचिए जो आपका पी होल है वो किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में नहीं आ रहा. वो वहाँ से बैक्टीरिया उड़ के आपके पी होल में तो जा नहीं सकते हैं, है ना. सो एट द मोस्ट जब आप सीट पे बैठे हो आपकी स्किन में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है. अगर वो सीट ही इतनी ख़राब है तो आप ये कर सकते हो कि भाई आप मेक श्योर कि वहाँ पे आप टिश्यू पेपर लगा लें एंड फिर उसके बाद बैठें. सो वंस अगेन बहुत सारी कंपनीज ने अपना एग्जिस्टेंस टॉयलेट सीट से बना दिया है. हाँ राइट. एंड आई थिंक बहुत सारे स्प्रेज यूज होते हैं कि आप उसको पहले क्लीन कर लो. ठीक है, वो दैट इज़ फाइन. अगर आपको लगता है कि आप टॉयलेट सीट को साफ करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज से आपको स्किन इन्फेक्शन ना हो जाए. बिकॉज आपके थाइज डायरेक्टली आप जब सीट पे बैठे हो तो वो टच करें. बट यूटीआई उसकी वजह से नहीं होता. यूटीआई का मोस्ट कॉमन रीजन इज सेक्सुअल इंटरकोर्स ओनली, दैट टू अ अनक्लीन और अनहेल्दी सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रैक्टिसेस which can cause UTI. Of course और भी बहुत सारे कारण होते हैं. मान लो किसी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, किसी को डायबिटीज़ है तो उसको UTI होने का ज़्यादा चांस है. अगर कोई अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखता है, पानी कम पीता है तो उसको UTI होने का ज़्यादा चांस है. अगर किसी को किडनी स्टोन्स हैं तो नेचुरली उसको भी UTI होने का ज़्यादा चांस है. एक बहुत कॉमन रीज़न होता है कि आप अगर अपने यूरिन को होल्ड बहुत करते हो ओके तो
उससे भी यूटीआई ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज यूरिन टेंड्स टू स्टे इन द ब्लैडर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर आपको अर्ज हो रही है, आप प्लीज़ जाके Urine pass फाइंड द कर लो. नियरेस्ट टॉयलेट, क्लीन टॉयलेट, एट द मोस्ट जस्ट पुट समथिंग ऑन द सीट एंड एम्प्टी द ब्लैडर. तो आपने ये भी बता दिया कि यूटीआई और भी किन रीजंस की वजह से हो सकते हैं, सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स ही एक फैक्टर नहीं है, कई बार लोगों को लगता है, और पब्लिक टॉयलेट से नहीं होता, दैट्स अ मिथ. इट्स अ वेरी बिग मिथ. सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करते हैं डॉक्टर, तो इस टाइम पर ना बहुत सारी लेडीज थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट होती है, तो दे वांट कि उनका वजाइना जो है वो क्लीन रहे एंड वहाँ के हेयर्स जो हैं वो हटा दिए जाए. बहुत सारे पार्टनर्स भी बोलते हैं, तो प्यूबिक हेयर को हटाना या वजाइना के हेयर को हटाना सेफ है या नहीं है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, ये ना आपकी एक पर्सनल चॉइस है. कुछ लोग यहाँ पे भी वैक्सिंग नहीं करते हैं या करते हैं, तो दैट डजंट मेक अस गुड और बैड. सिमिलरली यहाँ पे मेरा थोड़ा सा फेमिनिस्ट व्यू है. दीज डेज लॉट ऑफ पीपल सेल कि आपको बिकिनी वैक्स कराना चाहिए. डज एनी सैलून सेल अ बिकिनी वैक्स टू अ मैन? नो. Why? Why it is only as women we are made to feel inferior about the hair down there? If those hair are not unhygienic for a man, why are they unhygienic for a woman? It is just that कि सदियों से एक woman को बता के रखा है कि आपको बिल्कुल साफ सुथरा, clean. By the way, जब आप hair हटाते हो, आप clean नहीं करते हो. You are making it more prone to infection. Because जो वहाँ पे बाल हैं वो भगवान ने इसलिए बनाए हैं so that the infection doesn't go into the vagina. हमारे नाक में क्यों बाल होते हैं? So that the bacteria get trapped there only. They don't reach the lungs. cells, हाँ. Similarly, जो hair वहाँ पे होते हैं, they prevent the infection from going in. Unless and until किसी को बहुत ही ज़्यादा long growth है कि आपको लगता है उससे आपको बड़ा uncomfortable हो रहा है, you can clip them short. You can remove it. It should be on you. Nobody should dictate you कि आपको निकालना है नहीं निकालना है. And medically hair को remove करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं. और अगर कोई हेयर हटाना चाहता है तो आपके हिसाब से क्या बेस्ट वे होना चाहिए? वैक्सिंग? Waxing is a bad idea. शेविंग? Shaving is also a bad idea. क्रीम? Cream is also okay. लेकिन अगर किसी को एलर्जी है तो फिर वो भी डिफिकल्ट है. सबसे बेस्ट होता है clip them short. ट्रिम them. So आजकल बहुत टाइप के वेजाइनल ट्रिमर, ये हेयर ट्रिमर्स मिलते हैं. तो आप सबसे बेस्ट ये होता है, अगर आपको फिर भी नहीं ठीक लग रहा है तो आजकल लेजर हेयर रिडक्शन भी होती है, वो भी आप करवा सकते हैं. सेफ है वो कराना? बिल्कुल सेफ है. अगेन प्रोवाइडेड आप एक अच्छी जगह पे जाएं जो कि इस चीज़ के लिए एक्रेडिटेड हो. वजाइना से रिलेटेड हमने हेयर्स की तो बात कर ली, एक और टैबू है वजाइना का कलर. पिंक होना चाहिए, जैसा आपने कहा ना कि साफ सुथरा लड़कियों को रहना हमेशा से सिखाया गया है, तो वैसे ही एक ये है कि वजाइना का कलर पिंक हो तो ही, तो ऐसा कुछ है? क्योंकि वहाँ पे मोस्टली डार्क और पिगमेंटेड एरिया ही रहता है, वो इसके बारे में जो है थोड़ा बताइए. So, पहली बात तो there is nothing like the perfect color of vagina. हम सब की a perfect shape of vagina or the perfect appearance of the vulva. Again, I think vagina, using a vagina term is wrong. Perfect color, shape and appearance of vulva is a myth. जैसे हम सब का फेस अलग अलग होता है and we all are beautiful in our own ways. है ना, हर एक के दो आँख, एक नाक है, एक मुंह है, but we all are beautiful, right? Similarly, vagina जो vulva का appearance है वो भी it varies from person to person. किसी का vulva या labia थोड़ा thick होता है, किसी का कम होता है, so सबका अलग अलग होता है. Naturally जो vulval skin होती है it is much darker. जो genital skin होती है it is much darker than the rest of the body. So it is very important कि हम उसको gracefully accept करें, उसको embrace करें कि भाई ये ठीक है. And अगर आपका partner आपको ये बोलता है कि आपका appearance ठीक नहीं है, ब्रेकअप कर लो, then you should seriously consider whether you want to move ahead with that partner or not. आप क्या सजेस्ट करेंगे, ब्रेकअप या मतलब ऐसे पार्टनर्स को या तो आप बताओ कि अगर उन्हें खुद से इतना एजुकेशन नहीं है, सबसे पहली बात तो आपने उनको एजुकेट करना है. एग्जैक्टली. सो इनफैक्ट आई एम फॉरगेटिंग एक साइट है, इट्स कॉल्ड वल्वा लाइब्रेरी. अच्छा. आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट नेम, आप शायद गूगल करेंगे तो मिल जाएगा. वल्वा लाइब्रेरी, तो इट इज़
उन्होंने एक्चुअली आई थिंक हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ वल्वा के अपीयरेंस उसके अंदर दिखाए हुए हैं. ओरिजिनल पिक्चर्स या आई थिंक ओरिजिनल और मे बी ग्राफिक, आई एम फॉरगेटिंग, Okay, लेकिन ठीक है एक ऐसा है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पार्टनर को भी दिखाएं. सिमिलरली फॉर देम ऑल्सो द जेनाइटल अपीयरेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. Right. राइट. No, I don't think so any woman would tell them, look, you know, get yourself waxed or get your color of the genital area bleached. खाली एक women को इस सदियों से inferior समझाया जाता है या बताया जाता है या so, you know. So it's high time as educated women, modern women, we learn to embrace our own bodies. जब तक हम confident नहीं होंगे करेंगे। अपनी body में, तो हम दूसरे को क्या बताएंगे? एग्जैक्टली वी हैव टू एक्सेप्ट आवरसेल्फ जैसे हम and हैं be very वैसे ही confident ठीक कि है। Yes. whatever I am beautiful. Yes. आप किसी और से हमें किसी चीज Validation की की वैलिडेशन की जरूरत जरूरत नहीं है. वी आर बिल्कुल भी परफेक्ट. नहीं. We are perfect. That person uses tampons. So it could be a sign of a forgotten tampon inside. ओके. By the way ऐसा होता है कि जो ऐसा लोग case आपने कोई हाँ handle हाँ किया है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बार लोग टैम्पॉन अंदर डाल के भूल जाते ओह हैं. शिट. एंड उसके बाद जब वहाँ से बिल्कुल इट्स लाइक अ putrefied, very bad स्मेल. that type of a smell coming, and it's a typical sign कि अंदर कुछ foreign body है जो कि अंदर भूल गए हैं लोग. So अगर इस लेकिन तरह का कैसे है भूल जाते हैं लोग? भूल जाते हैं टैम्पॉन अंदर भूल गए. भूल जाते हैं ऐसे भूल जाते केसेस हैं. जब आपके Menstrual पास कब आए भूल तो जाते हैं menstrual कब भूल जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता कि अंदर उनके कुछ फॉरेन बॉडी है. नहीं पता लगता. menstrual कब भूल जाते हैं और ऐसे केसेस आए हैं आपके पास? बिल्कुल देखे हैं मैंने. आपने कैसे बिल्कुल. हैंडल किया फिर? थोड़ी सी डांट लगाई. आपको शॉकिंग नहीं लगा कि भाई तुम कैसे भूल गए? कोई खाने की चीज थोड़े कि नहीं, भूल गए. शॉकिंग नहीं लगा बिकॉज लाइक वी आर ट्रेन्ड कि भाई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं. तो आई अंडरस्टैंड कोई जान के तो नहीं करता. हाँ. लेकिन तो जो भी आदमी वॉच कर रहा है आज एंड दे यूज़ टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप टैम्पॉन यूज़ करते हैं, मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं, प्लीज़ रिमेंबर टू टेक इट आउट. एंड अगर आपको कोई भी एबनॉर्मल स्मेल लगती है तो आप तुरंत से डॉक्टर के पास जाएं. तो कोई इस चीज़ के लेकर के कुछ है ऐसा प्रिकॉशंस टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने से पहले कि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ही अंदर रखना चाहिए? क्या हाँ. क्लीनिंग प्रोसेस है? तो कोई भी अगर आप सैनिटरी Napkins मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं विच इज़ सैनिटरी पैड और टैम्पॉन Cup. और अ कप, उसको बार बार चेंज करना है. टाइम कोई ड्यूरेशन? हाँ. तो जैसे अगर आप पैड्स यूज़ करते हैं तो डिपेंड करता है आपका फ्लो का भी कैसा है. फर्स्ट सेकेंड डे लोगों का फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा, बाद में थोड़ा सा कम करें, बट जनरली 4 to 6 आवर्स में चेंज कर लेना चाहिए. सिमिलरली टैम्पॉन के साथ भी उसको तो 8 आवर्स से ज़्यादा कभी भी रखना नहीं चाहिए. अगर आपका मेंस्ट्रुअल कप भी आप यूज़ करते हैं तो मेंस्ट्रुअल कप भी एवरी 4-5 आवर्स में आपको निकाल के उसको एम्प्टी करके वापस आपने डालना है. तो जब हम यूरिन पास करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये कॉमन सवाल होता है कि अगर वो टैम्पन और कप यूज़ करें तो उन्हें बार बार कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होती. आप यूरिन पास करने जा सकते हो. जो यूरिन का पैसेज है वो बिल्कुल अलग अलग है. है. वजाइना का पैसेज जो वो बिल्कुल अलग है. आपके यूरिन पास करने से टैम्पॉन या आपका मेंस्ट्रुअल कप डिस्प्लेस नहीं होगा. सैनिटरी पैड्स पर भी आते हैं. बहुत सारे लोगों को सैनिटरी पैड्स यूज़ करने की वजह से रैशेस और इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन भी होने लगती है. तो इस तरह की प्रॉब्लम से जब अगर वो फेस करे कैसे बचें? सो पहली बात तो ये है कि आप थोड़ा सा रिसर्च करें कि आपके लिए कौन सा पैड सूटेबल है. तो आजकल तो बहुत टाइप्स के पैड आते हैं. आजकल Sizes भी available हैं. साइजेस एंड जो टेक्सचर, कॉम्पोजिशन है वो भी बहुत अलग आता है. बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल, कॉटन पैड्स भी आते हैं, कॉटन पैंटीज भी आती हैं, आपकी पीरियड पैंटीज भी आती हैं. तो आप बेसिकली इसका होल आइडिया क्या है कि जितना आप ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे, जितना आप कॉटन बेस्ड यूज़ करेंगे, जितना आप बार बार उसको चेंज करेंगे, जितना अपने एरिया को ड्राई एंड क्लीन रखेंगे तो उतना अच्छा है. आजकल इतनी सारी कंपनीज हैं जो बना रही हैं तो आप लोग
सर्च कर सकते हैं कि आपको क्या सूट करता है। कौन सा सूट करता है। तो अगर कई बार क्या होता है ना, आफ्टर पीरियड्स भी बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिन्हें वजाइना इचनेस, बर्निंग सेंसेशन या ड्राइनेस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, इससे बचने के लिए क्या करें और उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? सो वंस अगेन, अगर पीरियड के बाद किसी को कुछ इरिटेशन हो रही है तो मोस्ट कॉमनली कि वहाँ पे पैड जो यूज़ किया है शायद आपको सूट नहीं कर रहा, या किसी का हैवी फ्लो है या लंबा फ्लो चल रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी दिन तक अगर आपका वेट पैड, काफ़ी टाइम तक अगर आपका वेट पैड वहाँ पे लगा हुआ है तो ऑब्वियसली स्किन इन्फेक्शन, स्किन एलर्जीज, डर्मेटाइटिस हो सकता है। तो वही चीज़ है कि आपको राइट प्रोडक्ट यूज़ करना है, क्लीन प्रोडक्ट यूज़ करना है, बार बार चेंज करना है, उस एरिया को ड्राई Dry. क्लीन रखना है। ड्राइनेस की भी प्रॉब्लम कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मतलब Vaginal हाँ, dryness वजाइनल की, ड्राइनेस vulval की प्रॉब्लम, dryness हाँ, की। क्यों होती है, कैसे ठीक करें इसको? सो नॉर्मली वजाइना जो होती है इट इज़ सपोज टू बी मॉइस्ट, राइट। नॉर्मली उसमें से डिस्चार्ज होता है। सो एक बात तो ये भी है कि नो वुमन इज सपोज टू बी ड्राई, राइट। हर औरत का डिस्चार्ज होता है जो कि आपके पीरियड के अनुसार चेंज होता है, क्योंकि हमारा डिस्चार्ज जो होता है वो ईस्ट्रोजन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जो लोग मेनोपॉजल होते हैं या पोस्ट मेनोपॉजल या प्री मेनोपॉजल होते हैं उनको वेजाइनल ड्राइनेस की ज़्यादा शिकायत हो सकती है, बिकॉज अब ईस्ट्रोजन नहीं है तो वेजाइना जो है धीरे धीरे पतली हो रही है, वहाँ पे वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं हो रहा। देयर आर सर्टेन ड्रग्स ऑल्सो विच कैन कॉज वेजाइनल ड्राइनेस, जैसे आप एंटी डिप्रेसेंट्स अगर कोई लेता है, एंटी एंग्जाइटी पिल्स लेते हैं, या फिर Sleeping pills? सर्टेन एंटीबायोटिक जो होते हैं, एंटी एलर्जिक पिल्स कैन कॉज वेजाइनल ड्राइनेस। अगर किसी को इन्फेक्शन है तो वेजाइनल ड्राइनेस की फीलिंग हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंटेड और इस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वेजाइनल वॉशेस एंड स्प्रेज एंड डिओड्रेंट्स, तो उससे भी ड्राइनेस हो सकती है। अगर आपकी हाइड्रेशन अच्छी नहीं है, पानी वानी नहीं पी रहे, तो भी हो सकता है। तो वंस अगेन मैं सबको बोलती हूँ कि ये जेनाइटल हेल्थ है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमने उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। एग्जैक्टली। डाइट की वजह से भी वजाइनल ड्राइनेस होती है? नॉट रियली अनलेस एंड अनटिल आप कोई बहुत ही गलत खा रहे हो। अगर आप जैसे नॉर्मल अगर बेसिक टाइप खाना आप खाते हो तो आई डोंट थिंक सो डाइट कैन कॉज वेजाइनल ड्राइनेस, और जंक डाइट कैन फूड्स कॉज वगैरह या एनी। स्पाइसी फूड ज़्यादा खाने की वजह से ऐसा कुछ? नहीं, नहीं ऐसा नहीं, डाइट मतलब का रोल नहीं है ज़्यादा? नहीं, डाइट का रोल नहीं है, बट बाय एंड लार्ज एक हेल्दी खाना चाहिए। बट ये नहीं हम कह सकते कि वेजाइनल इन्फेक्शन या ड्राइनेस आपकी डाइट की वजह से हो गया। और लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा रहता है ना, जैसे आपने भी कहा था कि डायबिटीज़, तो शुगर ज़्यादा होने की वजह से हाँ, वो एक क्या अलग है? चीज़ है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, दैट मीन जो डायबिटिक्स होते हैं उनको बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने का जल्दी चांस होता है। चाहे वो वजाइनल इन्फेक्शन है, चाहे वो यूरिनरी इन्फेक्शन है, चाहे वो स्किन इन्फेक्शंस हैं। सो डायबिटिक्स में बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो एनी इन्फेक्शन बिकम्स उसका चांस ज़्यादा हो जाता है। तो अगर कोई आदमी डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, या जिसको पीसीओएस है, या जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, तो अगर आप गलत खाना खाएंगे तो आपके इंसुलिन स्पाइक्स और ब्लड शुगर बढ़ जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यस, इससे हो सकता है, बट बाय एंड लार्ज देयर आर मोर रीजंस फॉर वेजाइनल इन्फेक्शन एंड ड्राइनेस। ओके डॉक्टर, यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों का कॉमन सवाल रहता है, क्या बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने की वजह से वजाइना से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं? नहीं, सो इट इज़ वंस अगेन जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिसमें आपकी बॉडी ब्रीथ कर सके, जो कि कॉटन हो, जैसे मैंने बोला नायलॉन अंडरवेयर्स, बहुत ज़्यादा टाइट, जो लोग बहुत स्पेशली जिमिंग करते हैं या कोई स्विमिंग करते हैं तो बहुत ही टाइट सूट पहन के आप 5-6 घंटे तक स्विम कर रहे हैं या जिम में काम कर रहे हैं, जिम में आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एक नॉर्मल सी बात है कि हम उसको निकाल के थोड़े देर लूज कॉटन अंडरगारमेंट्स पहनेंगे, हवा सो दैट वो एयर हो जाए, ड्राई हो जाए। और कई बार कहा जाता है कि रात में आपको अपना अंडरवियर उतार करके सोना नहीं, चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी लोग नहीं। यू बोलते हैं कि स्लीप द आपको वे यू हवा। वांट। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। यू स्लीप द वे यू वांट टू, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ऑब्वियसली रात को अगर आप कोई बिल्कुल टाइट कपड़े थोड़ी आप पहन के सोओगे, तो सिमिलरली दैट गोज फॉर द वजाइना एंड वल्वा आल्सो। करेक्ट। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आजकल जो भी लोग यूज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होने लगते हैं, स्पेशली जैसे वेट गेन हो गया, एक्ने हो गया, या पीरियड्स में फ्लक्चुएशंस देखने को मिल जाते हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के इन साइड इफ़ेक्ट्स से बचने के लिए हम क्या करें?
तो पहले तो आई वांट टू से दिस ऑन रिकॉर्ड कि बर्थ कंट्रोल पिल्स आर वेरी वेरी सेफ प्रोवाइडेड दे आर गिवन टू यू बाय अ डॉक्टर। मतलब अगर आपने एक डॉक्टर की सलाह से बर्थ कंट्रोल पिल लिया है तो उससे वो एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। अनफॉर्चुनेटली बर्थ कंट्रोल पिल को लेके लोगों के मन में बहुत ही गलत धारणाएं हैं। माइनर से साइड इफ़ेक्ट्स किसी को भी हो सकते हैं, जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग, मूड स्विंग्स, स्लाइट वेट गेन, बट ये बहुत ही माइनर होते हैं। कुछ केसेस में होता है, कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, क्लॉट शरीर में बन सकते हैं, क्लॉट, इसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी बर्थ कंट्रोल पिल लेना शुरू करें तो एक डॉक्टर की सलाह से लें। ये नहीं कि मेरी फ्रेंड ने ये पिल लिया था तो मैं भी ये पिल ले रही हूँ। बट आई थिंक केमिस्ट के शॉप पे आप जाते हो तो वो आपको ऐसे ही दे तो देते हैं, गलत you है don't ना, need ये any तो हमारी prescription. कंट्री में ऐसे होता है कि हाँ। केमिस्ट आर बिगर डॉक्टर्स देन डॉक्टर्स, Doctors. है ना। सो कभी भी इस प्रकार की जो भी कोई भी दवाई एक्चुअली आपको केमिस्ट से पूछ के नहीं लेनी है, आपको डॉक्टर से पूछ के लेनी है। बिकॉज डॉक्टर जो है आपकी पूरी हिस्ट्री को एनालाइज करके आपके लिए जो भी बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इंक्लूडिंग अ बर्थ कंट्रोल पिल वो आपको सलाह देंगे। आज की डेट में हमारे पास कम से कम 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल अवेलेबल, पिल्स अवेलेबल हैं। उनमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। तो हम एज अ डॉक्टर ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कौन सी पिल सूटेबल है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी पिल्स होती हैं जिनके नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव एडवांटेजेस होते हैं कि उससे आपकी एक्ने ठीक हो जाती है, आपकी स्किन बेटर हो जाती है, आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, आपके पीरियड का पेन और फ्लो बेटर हो जाता है। सो दीज आर नोन एज नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स ऑफ अ पिल। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं आप सबको देना चाहूँगी कि पिल जब भी लें एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके उससे सलाह लेके लें। पिल को लेने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उस तरीके को आप फॉलो करें। अगर आप उस तरीके से पिल को यूज़ करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल प्रोवाइडेड इट इज़ टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन। लेकिन क्या ओवरडोज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैन लीड टू वजाइनल देयर इज नथिंग लाइक ओवरडोज। अगर आप डॉक्टर से पूछ के ले रहे हैं, तरीके से ले रहे हैं, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स आर नॉट अनसेफ। ओके, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग रेगुलर बेसिस पर लेना स्टार्ट कर देते हैं तो कहते हैं कि उनके शरीर में चेंजेस हो रहे हैं, वेट गेन हो गया या एक्ने मार्क्स हो गए या हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, तो इसके कारण तो वही तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर इनफैक्ट बहुत सारी पिल से तो एक्ने ठीक हो जाता है। हम लोग एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए कभी कभी बर्थ कंट्रोल पिल्स को यूज़ करते हैं, लेकिन डेफिनेटली जायज़ सी बात है अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, आपको नोज़िया, वॉमिटिंग लग रहा है या बहुत सीरियस कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से बात करना है। इनफैक्ट हम लोग एज डॉक्टर्स वी हैव सर्टेन क्राइटेरियाज कि किस में हमें बर्थ कंट्रोल पिल देना है या नहीं देना है। कोई आदमी अगर ओवरवेट है, किसी को हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, कोई स्मोकर है, तो उसके अंदर, या किसी को गॉल स्टोन्स की हिस्ट्री है या किसी को डीवीटी की हिस्ट्री है, तो उसके अंदर हम पिल्स नहीं देते हैं उनको। तो वंस अगेन ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर से सलाह लेके जो पिल आपके लिए बेस्ट है उसको लें, उसको तरीके से लें। एग्जैक्टली। एक और चीज़ है यहाँ पर डॉक्टर कि कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी वजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि पीरियड्स के पहले या बाद में कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया या कुछ जंक फूड खा लिया या वेट गेन अचानक से होने लगता है, तो इस कारण कुछ ऐसा नहीं, उससे वजाइनल इन्फेक्शन या वजाइनल डिस्चार्ज नहीं होगा, उससे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड जनरली लोग मुझे ये बोलते हैं कि नहीं मैम मेरे को ना हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया इसलिए ऐसे हो गया। तो मैं सबसे पहले उनसे पूछती हूँ भाई हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो गया, सबसे पहले तो उसकी बात करते हैं। हमारे हार्मोन्स जो हैं दे आर सपोज टू बी इन बैलेंस। भगवान ने तो हमें इम्बैलेंस स्टेट में नहीं बनाया। अगर हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हैं तो वो क्यों इम्बैलेंस्ड है, पहले हमें वो पता पहले हमें वो फिक्स करना चाहिए। उसके कॉमन रीजंस होते हैं बैड डाइट, lack of physical activity, lot of stress, lot of anxiety, lack of good quality sleep. तो उन सब चीज़ों को फिक्स करना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके डॉक्टर, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट आपके पास इतने सारे केसेस आते होंगे, कोई ऐसा केस जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से, जिससे सुनकर आपको भी एकदम शॉक लग गया हो कि भाई ये तो मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कुछ ऐसा?
कि मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट हाँ। किया था। एक्चुअली 33 इयर्स के बाद तो सब कुछ एक्सपेक्टेड है। तो हम लोग बहुत ही टाइप के देखते हैं। इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले हम लोग ने अपने उस पर भी बात किया था, अपने प्लेटफॉर्म पे भी बात किया था। आई हैड अ वुमन जो कि एक बड़े रेप्यूटेड सैलून में गई थी अपनी बिकिनी वैक्स कराने के लिए, एंड 48 hours later she comes to us with massive boils, massive ulcerations and everything bad down there. So अगर आप किसी भी ऐसे सैलून में जाते हैं तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि आप पहले अपने आप से पूछें क्या आपको ये कराने की ज़रूरत है कि नहीं। दूसरी बात, वहाँ जब जाएं तो आप पहले ये पूछें कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे स्टेराइल करते हैं। Those instruments should be sterilized in a way medical instruments should be sterilized. तो वो लोग क्या करते हैं, एक ही वैक्स को या एक ही स्पैचुला को हर पेशेंट या हर क्लाइंट के साथ वही सेम चलता जा रहा है। तो आप इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, बिकॉज ये सब चीज़ें जो हैं दे कैन बी वेरी सीरियस। अच्छा डॉक्टर, एक और चीज़ बताइएगा, क्या आज के टाइम पर आपके पास पार्टनर्स, हस्बैंड्स या फिर अगर किसी लड़की के फैमिली मेंबर में से कोई मेल आता है आपके पास उनके साथ में? नहीं, आते हैं। आजकल थिंग्स आर चेंजिंग एंड आते हैं प्रेगनेंसी के लिए, फर्टिलिटी के लिए। इवन अगर किसी का पार्टनर है, दे आर नॉट फॉर्मली मैरिड, तो भी आते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड दैट यू नो पार्टनर्स आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच अदर, विच इज़ वेरी गुड। एग्जैक्टली, परफेक्ट। आई थिंक आज के टाइम पर चीज़ें बदली तो हैं वैसे, बट वो शायद हमारी मेट्रो सिटी में हो रहा है, शायद छोटे शहरों में अभी भी नहीं हो रहा होगा। तो फॉर ऑल द पार्टनर्स जो कि वॉच कर रहे हैं, आप प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपकी अपने पार्टनर के प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एंड प्लीज़ बाय हर साइड, बी बाय हर साइड व्हेन शी नीड्स यू द मोस्ट। एग्जैक्टली, उन्हें भी आना चाहिए आगे खुल करके, और चीज़ों के बारे में आई थिंक जैसा आपने भी कहा कि पहले वो खुद भी एजुकेट हों, पार्टनर्स को भी हम एजुकेट करें। इस तरह की चीज़ों के बारे में टैबू बना करके ना रखें। बिल्कुल भी नहीं। सो आपकी जेनाइटल हेल्थ या सेक्सुअल हेल्थ इज़ लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ योर बॉडीज हेल्थ। उसको हम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट या इतना ज़्यादा स्टिग्मेटाइज ना करें तो अच्छा है। एंड बी लेट इट बी लाइक अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द बॉडीज हेल्थ। इसीलिए हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, ताकि जितने भी लोगों के मन में सवाल होंगे उन सभी सवालों के उनके जवाब तो मिले गए होंगे, और इस तरह के उसको टैबू ना बनाएं, कॉम्प्लिकेट ना करें। बहुत आसान, बहुत प्यारी सी चीज़ है हमारी। जैसा डॉक्टर ने बताया, सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ना ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, बस थोड़ी बहुत आप चीज़ें ध्यान रख लीजिए एंड वल्ला आपके पास सब चीज़ें हैं ही। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़िए इस सेशन में, एंड आप हमारे साथ यहाँ आए, आपने इतने ब्यूटीफुली तरीके से इंटीमेट और वजाइनल हेल्थ पर बात की, हर एक एस्पेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। तो ऑडियंस जो हमारी देख रही होंगी उन्हें भी आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और आई गेस आपने भी एंजॉय किया होगा ये सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस। अगर आपको एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा का ये सेशन पसंद आया होगा तो हमारे साथ जुड़िएगा ज़रूर, और भी हम इस तरह के आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।